नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज गिरिराज सिंह राजावत। कल अपन पढ़े थे वर्ण विचार पार्ट फर्स्ट। आज अपन आगे पढ़ेंगे पार्ट टू। तो सबसे पहले अपन कल पार्ट फर्स्ट में पढ़ रहे थे। सबसे पहले अपन शब्द लिए थे भाषा। पहला शब्द था अपना भाषा, उसके बाद अपना दूसरा शब्द चल रहा था व्याकरण। तो पहला शब्द भाषा, दूसरा अपन व्याकरण चल रहा था। व्याकरण में अपन सबसे पहले व्याकरण में पढ़ रहे थे व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के तीन अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। उसमें व्याकरण में सबसे पहला अंग पढ़ रहे थे अपन, वो पहला अंग पढ़ रहे थे वर्ण। इसके बाद दूसरा था वो अपना था शब्द। और तीसरा अंग है वो आपका होता है वाक्य। तीसरा अंग कौन सा होता है? वाक्य। उसमें अपन सबसे पहले वर्ण के बारे में बात करे थे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण की परिभाषा है कि ध्वनि के लिखित रूप को ही अपन वर्ण कहते हैं। या भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या होता है? वर्ण होता है। लेकिन अपन इसके बाद अपन बात कर रहे थे वर्णों के प्रकार की। तो अपने वर्ण के 2 प्रकार पढ़े थे अपन। 1 नंबर पे पढ़े थे स्वर और 2 नंबर पे पढ़ेंगे अपन व्यंजन। अब अपन इसमें वर्ण में पहला प्रकार पढ़े थे स्वर। तो स्वर की परिभाषा होती है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण अपन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं उसे अपन स्वर कहते हैं। कि जिनका उच्चारण अपन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं उसे स्वर कहते हैं। ये इसकी दूसरी परिभाषा ये होती है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर अपने मुंह से वायु बिना बाधित होती हुई स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है उसे अपन स्वर कहते हैं। इसके बाद अपन पढ़े थे कि अपने हिंदी में स्वर के अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार थे। तो सबसे पहले अपन स्वरों के जो प्रकार पढ़े थे वो पहला प्रकार अपन पढ़े थे स्वरों में जो पहला प्रकार पढ़े थे भैया, वो पहला प्रकार अपन पढ़े थे उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर या इसको अपन बोल सकते हैं या अपन उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर अपन कल स्वरों के प्रकार पढ़े थे। वो अपन प्रकार पढ़े थे 3 प्रकार। कौन कितने प्रकार? 3 प्रकार। जिसमें सबसे पहला अपन 1 नंबर पे पढ़े थे, वो पहला नंबर पे पढ़े थे अपन रीस्व स्वर। कौन से स्वर? रीस्व स्वर। 1 नंबर पे पढ़े थे रीस्व स्वर। इसके बाद 2nd नंबर पे पढ़े थे वो अपन पढ़े थे दीर्घ स्वर। कौन से स्वर? दीर्घ स्वर। 1 नंबर पे रीस्व स्वर, 2 नंबर पे दीर्घ स्वर और 3 नंबर पे अपन पढ़े थे प्लुत स्वर। कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। ठीक है। 1 नंबर पे पढ़े थे रीस्व स्वर, 2 नंबर पे पढ़े थे दीर्घ स्वर और 3 नंबर पे पढ़े थे प्लुत स्वर। अब रीस्व स्वर किसे कहते हैं? कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने में अपना कम समय लगता है वो अपने रीस्व स्वर कहलाते हैं। और वे स्वर जिनका उच्चारण करने में अपने प्रथम स्वर से यानी रीस्व स्वर से दुगना समय लगता है वो अपने कौन से स्वर कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और वे स्वर जिनका उच्चारण करने में लघु स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अपने को ऐसे याद रखना है कि जो लघु स्वर है इसे जो लघु रीस्व स्वर या लघु स्वर है इसे अपन एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसे दीर्घ स्वर को अपन द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं और प्लुत स्वर को अपन त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसके बाद अपन दूसरा प्रकार कल अपन पढ़े थे पिछली क्लास में दूसरा प्रकार पढ़े थे 2nd नंबर पे पढ़े थे जिह्वा की स्थिति के आधार पर। दूसरा प्रकार पढ़े थे अपन जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। उसमें सबसे पहले 1 नंबर पे पढ़े थे भैया वो अपन पढ़े थे अग्रस्वर। इसके बाद 2nd नंबर पे पढ़े थे वो अपन पढ़े थे मध्यस्वर। 2nd नंबर पे पढ़े मध्यस्वर। इसके बाद 3rd नंबर पे पढ़े थे अपन वो 3rd नंबर पे पढ़े थे पश्चस्वर। यानी जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। अग्रस्वर किसे कहते हैं? कि वे स्वर जिनका उच्चारण जीवा के आगे के भाग से किया जाता है उसे अग्रस्वर कहते हैं।
वे स्वर जिनका उच्चारण जीवा के पीछे के भाग से किया जाता है उसे पश्च स्वर कहते हैं, और वे स्वर जिनका उच्चारण जीवा के मध्य के भाग से किया जाता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। अपन इससे पहले पढ़े थे कि अपनी हिंदी में देवनागरी लिपि के अनुसार, कौन सी लिपि के अनुसार हिंदी की लिपि है वो देवनागरी लिपि। हिंदी में देवनागरी लिपि के अनुसार, देवनागरी लिपि के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। इन 11 स्वरों में कौन कौन से आते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो हिंदी में देवनागरी लिपि के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। इन 11 स्वरों को अपन 3 भागों में बांटे थे कल, तो उसमें अग्र स्वरों की संख्या 5 थी। वो अपने अग्र स्वर थे ई, ए, आई और ये आपकी री। ये 5 कौन से स्वर थे? अपने अग्र स्वर। इसके बाद मध्य स्वर, कि वे स्वर जिनका उच्चारण जीवा के मध्य के भाग से किया जाता है, तो वो कौन से स्वर होते हैं? अपने मध्य स्वर होते हैं। मध्य स्वर की संख्या 1 होती है, वो आपका मध्य स्वर होता है 1। वो कौन सा होता है? ए। बाकी अपने बच गए 5 स्वर, जैसे अपने क्या बच गया? आ बच गया। क्या बच गया? आ। जैसे आपका ऊ आ गया, ठीक है, जैसे आपका बड़ा ऊ आ गया, जैसे आपका ओ आ गया, जैसे आपका औ आ गया। ये 5 कौन से स्वर हो गए? अपने पश्च स्वर हो गए। कि वे स्वर जिनका उच्चारण जीवा के पीछे के भाग से किया जाता है वो कौन से स्वर कहलाते हैं? पश्च स्वर कहलाते हैं। इसके बाद अपन अगला थर्ड प्रकार पढ़े थे स्वरों का। देखो अगला प्रकार पढ़े थे अपन थर्ड नंबर पे, अगला अपन प्रकार पढ़े थे थर्ड नंबर पे, 3 नंबर डाल के देखो। अगला प्रकार अपन पढ़े थे थर्ड नंबर पे, होस्ट की आकृति के, होस्ट की आकृति के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं। होस्ट की आकृति के आधार पर, होस्ट यानी अपनी होठों की आकृति के आधार पर, अपने मुंह में जो होठे हैं होठों की आकृति के आधार पर अपने स्वरों के यदि प्रकार पूछे तो वो 2 प्रकार होते हैं। वही अपन अभी पढ़े थे कि हिंदी में देवनागरी लिपि के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो इन 11 को यहाँ अपन 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एक तो अपने वर्ताकार स्वर और दूसरा अवर्ताकार स्वर। तो 1 नंबर पे तो आते हैं अपने, 1 नंबर पे आते हैं अपने वर्ताकार स्वर। 1 नंबर पे वर्ताकार स्वर, 1 नंबर पे वर्ताकार स्वर। और सेकंड नंबर पे आते हैं, वो आते हैं अवर्ताकार स्वर। अवर्ताकार स्वर। अब वर्त, अपना वर्त होता है, अपन मैथ में पढ़ते हैं वर्त होता है, वो कैसा होता है? गोल होता है। कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर अपने होठों की आकृति गोल हो जाती है वो वर्ताकार स्वर कहलाते हैं, और वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर होठों की आकृति गोल नहीं होती है उसे अपन अवर्ताकार स्वर कहते हैं। तो अपने हिंदी में अभी अपन पढ़ चुके थे देवनागरी लिपि के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो 11 में से जो 4 स्वर होते हैं उ, ओ, औ, ये 4 स्वर होते हैं अपने। ये 4 स्वर कौन से स्वर होते हैं? वर्ताकार। और बाकी की जो 7 हैं, जैसे आपका ए आ गया, जैसे आपका आ गया, ई, री, ए, ओई, ये 7 अपने कौन से स्वर होते हैं? अवर्ताकार स्वर होते हैं। तो आपको याद रखना है होस्ट की आकृति के आधार पर अपने स्वरों के 2 प्रकार होते हैं। इस पहला अपना वर्ताकार स्वर, दूसरा अवर्ताकार स्वर। इसके बाद अपन अगला प्रकार 4 नंबर पे पढ़ेंगे स्वरों के प्रकार। 4 नंबर पे अपन पढ़ेंगे मुखाकृति के आधार पर स्वरों के 4 प्रकार होते हैं। स्वरों के 4 प्रकार होते हैं मुखाकृति के आधार पर, यानी अपनी जो मुंह है इस मुखाकृति के, मुख की आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे तो कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। देखो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं। उसमें 1 नंबर पे आएगा आपका समृत स्वर। 1 नंबर पे आएगा समृत स्वर, समृत स्वर। सेकंड नंबर पे आता है, वो आपका आता है अर्ध समृत, अर्ध समृत स्वर।
अर्ध समृत स्वर। थर्ड नंबर पे आता है वो अपना स्वर आता है विवृत स्वर, विवृत स्वर। और 4 नंबर पे आता है वो आता है अपना अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। 1 नंबर पे समृत, 2 नंबर पे अर्ध समृत, 3 नंबर पे विवृत और 4 नंबर पे अर्ध विवृत। अब अपना क्वेश्चन वही है, वही अपन पहले क्वेश्चन पढ़े थे कि हिंदी में देवनागरी लिपि के अनुसार, देवनागरी, हिंदी में देवनागरी लिपि के अनुसार, देवनागरी लिपि के, देवनागरी लिपि के अनुसार, अनुसार स्वरों की संख्या 11 होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अब देखो 11 कौन कौन से होते हैं अपने देवनागरी लिपि के अनुसार 11 स्वर। जैसे आपका आ गया ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये स्वरों की संख्या कितनी हो गई अपनी? 11। अब ये 11 स्वर है, इन 11 स्वरों को अपने को मुखाकृति के आधार पर 4 भागों में बांटना है। इनमें 11 में से कौन से तो समृत स्वर हैं, कौन से अर्ध समृत स्वर हैं, कौन से विवृत स्वर हैं और कौन से अर्ध विवृत स्वर हैं। किसके आधार पर? मुखाकृति के आधार पर, अपने मुख की आकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला शब्द अपने सामने लिखा हुआ समृत। इस समृत शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछे तो भैया समृत शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बंद। समृत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंद होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आ गई कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर अपना मुख लगभग बंद रहता है, अपना मुख लगभग क्या रहता है? बंद रहता है। वो कौन से स्वर कहलाते हैं? समृत स्वर कहलाते हैं। यदि हम अपने हिंदी में समृत स्वरों की संख्या पूछे तो समृत स्वरों की संख्या 5 होती है। 5 समृत स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका आ गया ई, उ और एक आपकी आ गई री। ये 5 स्वर होते हैं। वो कौन से स्वर होते हैं? समृत स्वर। कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुंह अपना लगभग बंद रहता है वो अपने समृत स्वर कहलाते हैं। सेकंड नंबर पे है अर्ध समृत। कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर अपना मुख आधा बंद रहता है। कितना बंद रहता है? आधा बंद रहता है। उसे अपन अर्ध समृत स्वर कहते हैं। अपने अर्ध समृत स्वरों की संख्या 2 होती है। एक तो अपना ए होता है और एक अपना ओ। तो ए और ओ ये दोनों आपके कौन से स्वर होते हैं? अर्ध समृत स्वर होते हैं। इसके बाद अपना थर्ड नंबर पे आता है विवृत। देखो विवृत शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, विवृत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है खुला हुआ। कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर अपना मुंह पूरा खुल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अपन छोटा बच्चा होता है उसको अपन आ बोलते हुए पूरा मुंह खोल देता है। ठीक है, तो वो आपका कौन सा स्वर है? विवृत स्वर है। ठीक है, तो अपना विवृत स्वर एक होता है हिंदी में, जो विवृत स्वर हो गया अपना आ। हिंदी में एक ही विवृत स्वर होता है, कौन सा? आ। इसके बाद अपन थर्ड नंबर पे बात करते हैं अर्ध विवृत स्वर की। किसकी बात करते हैं? अर्ध विवृत। कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर अपना मुख आधा खुला हुआ रहता है। उधर बात कर रहे थे आधा बंद रहता है। अगर मुख आधा बंद रहेगा तो अर्ध समृत और आधा खुला हुआ रहेगा तो अर्ध विवृत। अब अपने 11 स्वर थे, 11 में से 3 तो अपने कौन से आ गए? 5 तो कौन से आ गए? समृत स्वर। आपके 2 कौन से आ गए? अर्ध समृत। और आपके 1 स्वर कौन सा हो गया? विवृत स्वर। अब बाकी बच गए 3। जैसे एक आपका ए बच गया, एक अपनी आई बच गई, एक आपका औ बच गया। ठीक है, ये 3 स्वर कौन से होते हैं? अपने अर्ध विवृत स्वर होते हैं। तो ये आज अपना अगला प्रकार पढ़े थे 4 नंबर पे, मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। जो कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। जिसमें सबसे पहले 1 नंबर पे पढ़े अपन समृत स्वर। समृत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बंद। अर्ध समृत का मतलब होता है आधा बंद, यानी वे वर्ण या वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर अपना मुख आधा बंद रहता है उसे अपन अर्ध समृत स्वर कहते हैं। और वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर अपना मुख पूरा खुला हुआ रहता है वो कौन से स्वर कहलाते हैं? विवृत स्वर कहलाते हैं। और वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर अपना मुख आधा खुला हुआ रहता है, वो आधा, तो वो कौन सा होगा? आपका अर्ध विवृत स्वर होगा। तो विवृत, अर्ध विवृत, ये अपने 4 प्रकार हो गए मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। इसके बाद अगला प्रकार पढ़ते हैं अपन अगला 5 नंबर पे पढ़ेंगे अपन उच्चारण स्थान के
उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के प्रकार, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के प्रकार। पहले अपन पढ़े थे वो 1 नंबर पे पढ़े थे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, ठीक है। यहाँ है उच्चारण स्थान के आधार पर, तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर अपन पढ़े थे वो ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर, और दूसरा पढ़े थे दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, संधि स्वर या संयुक्त स्वर, और 3rd नंबर पे पढ़े थे प्लुत स्वर। यहाँ अपन पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो यहाँ सबसे पहले 1 नंबर पे प्रकार आएगा, वो अपन पढ़ेंगे कंठे। क्या पढ़ेंगे? कंठे। तो कंठे का अपन बात करें, कंठे इसमें है इसका, इनका कंठे इसका बात करते हैं, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, यानी स्वर का प्रकार तो कौन सा आया? कंठे। अब इनका कंठे का उच्चारण स्थान पूछे तो क्या है? इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। अब कंठे में उच्चारण स्थान में अपने आते हैं ए और आ, ए आ। तो अपने को अगर कंठे पूछे, कंठे स्वर उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर पूछे तो अपने को कंठे, तो कंठे में इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, जिसमें 2 स्वरों को शामिल किया गया है, ए और आ। इसके बाद आपका 2nd नंबर पे आता है, वो आपको याद रखना है तालव्य। तालव्य स्वर बोल सकते हैं इनको अपन, तालव्य स्वर। इसमें भी पढ़ेंगे अपन इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। तालव्य का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। तालव्य स्वरों की बात करें तो इसमें आपका ई और ई, दोनों ई को शामिल किया जाता है। आपकी छोटी ई और बड़ी ई, ये दोनों कौन से स्वर कहलाते हैं? तालव्य स्वर, ठीक है। इसके बाद में अपन 3rd नंबर पे बात करें तो 3rd नंबर पे आता है आपका मूर्धन्य स्वर। इनका उच्चारण स्थान पूछें, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। अपने मूर्धन्य स्वर की बात करें तो उसमें एक कोई शामिल किया जाता है, वो आपकी क्या है? री। तो री कौन से स्वरों में रखा जाता है? मूर्धन्य स्वरों में। तो मूर्धन्य का उच्चारण स्थान पूछे तो क्या है? मूर्धा है। तो 3 प्रकार। इसके बाद अपन इसका अगला प्रकार पढ़ते हैं, चौथा। इसके चौथा प्रकार आता है, वो आपका आता है होष्टव्य। होष्टे इनका उच्चारण स्थान होष्ट होता है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? होष्ट होता है। होष्ट में आपके कौन कौन से आते हैं? आपके उ और उ, ये दोनों स्वरों को शामिल किया गया है उच्चारण स्थान के आधार पर होष्टे में। वैसे अगर अपन अगर होष्ट के आधार पर अगर उच्चारण स्थान में होष्ट के आधार की बात करें वर्ताकार, तो वर्ताकार में तो 4 आते हैं, उ ओ औ। लेकिन यहाँ अपन केवल बात कर रहे हैं होष्टे। जो होष्टे किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर होष्टे में है, होष्ट में 2 को शामिल किया जाता है, उ और उ, ठीक है। इसके बाद अपन अगला 5वां प्रकार इसमें बात करते हैं, वो आपका 5वां प्रकार आता है कंठ तालु। 5वां प्रकार कौन सा आता है? कंठ तालु। अब देखो ये 5वां प्रकार आता है कंठ तालु। तो कंठ तालु इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होते हैं,
उच्चारण स्थान क्या होता है इनका? इनका उच्चारण स्थान कंठ व तालु, कंठ व तालु दोनों ही होते हैं। इसका उच्चारण यानी कंठ तालु का उच्चारण कंठ भी होता है, कंठ भी होता है और तालु भी होता है। जैसे अपन कंठ की बात, कंठ तालु अपने कौन कौन से होते हैं? ए और आई, ये दो स्वर होते हैं अपने ए और आई। ये कौन से स्वर होते हैं? कंठ तालु होते हैं। कंठ तालु और ए और आई का उच्चारण दो जगहों से होता है, कंठ से भी होता है और तालु से भी होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कंठ तालु स्वर कहते हैं। कौन से स्वर कहते हैं? कंठ तालु स्वर कहते हैं। लेकिन कंठ और तालु कैसे कहते हैं? क्योंकि जो अपना ए है भैया, ये ए प्लस ई से मिलकर बना है। ए किससे मिलकर बना है? ए किससे मिलकर बना है? ए प्लस ई। तो जो ए का उच्चारण स्थान है वो अभी अपन पढ़े थे कंठ में। ए का उच्चारण स्थान किसमें पढ़े थे? कंठ में। और ई का उच्चारण स्थान अभी अपन पढ़े सेकंड नंबर पे तालु में। इसलिए आपका ए है वो क्या कहलाता है? कंठ तालु कहलाता है। क्या कहलाता है? कंठ तालु। इसी प्रकार आई की बात करें तो जो अपना आई है वो ए प्लस आई से मिलकर बना है। आई किससे बना है? ए प्लस ए से मिलकर क्या बना? आपका आई बना है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, इसलिए आपका ए और आई है उनको अपन कंठ तालु कहते हैं। ठीक है, तो पांचों प्रकार। इसके बाद अपन छठे प्रकार की बात करें तो आपका जो छठा प्रकार है वो है कंठोष्ठ। क्या है? कंठोष्ठ। यानी इसका उच्चारण अपन कंठ और होष्ठ दोनों से करते हैं, कंठ व होष्ठ। अगला प्रकार है कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ होते हैं, इनका कंठोष्ठ का उच्चारण अपन कंठ और होष्ठ दोनों से करते हैं, कंठ से भी करते हैं और किससे करते हैं? होष्ठ से भी करते हैं। अब यहाँ पर अपन कंठोष्ठ अपने दो ही होते हैं, एक तो अपना ओ होता है और एक अपना औ होता है। यानी ओ और औ अपने स्वर हैं वो कौन से स्वर कहलाते हैं? कंठोष्ठ स्वर कहलाते हैं। कौन से स्वर? कंठोष्ठ स्वर कहलाते हैं। तो ओ का अपन अगर ओ की बात करें तो इसका उच्चारण कंठ और होष्ठ दोनों से होता है। कैसे होता है? जैसे अपना ओ मिलकर बना है, ए प्लस ऊ से मिलकर बना है। ए प्लस किससे मिलकर बना है? ऊ। अपनी गुण संधि का नियम है ए प्लस ऊ। ठीक है, ओ से मिलकर, ए प्लस ऊ से मिलकर ओ बना है। तो जो ए का उच्चारण है वो तो कंठ से होता है, जो ऊ का उच्चारण है वो किससे होता है? होष्ठ से होता है। किससे होता है? होष्ठ। इसलिए ओ को अपन क्या कहते हैं? यहाँ कंठोष्ठ कहते हैं। औ की बात करें तो औ का उच्चारण ए प्लस से ओ से मिलकर होता है, तो ए और ओ मिलकर क्या हो जाता है? आपका औ हो जाता है। ठीक है, इसलिए अपन यहाँ पांचवा प्रकार पढ़े हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो उच्चारण स्थान के आधार पर अपन स्वरों के जो प्रकार पढ़े यहाँ वो अपन 5 प्रकार पढ़े, 6 प्रकार पढ़े, सॉरी कितने प्रकार पढ़े? 6 प्रकार। सबसे पहले पढ़े अपन कंठे, जिनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, जिसमें अपने 2 स्वर शामिल किए जाते हैं, ए और आ। दूसरा पढ़े अपन तालव्य, जिनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। जिसका उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से, जिसमें अपने ई प्लस ई यानी छोटी और बड़ी दोनों आते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे पढ़े अपने मूर्धन्य। तो मूर्धन्य का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, जिसमें अपने केवल एक री को शामिल किया जाता है। इसके बाद अपन 4 नंबर पे पढ़े, वो पढ़े अपन होष्ठ। कौन से पढ़े? होष्ठ। तो होष्ठ का उच्चारण स्थान होता है होष्ठ, जिसमें अपना छोटा ऊ और बड़ा ऊ यानी दोनों अपने ऊ आते हैं, वो अपने किस में आते हैं? होष्ठ में। और होष्ठ का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? होष्ठ होता है। इसके बाद अपन इसमें 5वां प्रकार पढ़े थे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के, उसमें 5वां प्रकार अपन पढ़े थे कंठ तालु। कौन सा पढ़े? कंठ तालु। अब कंठ तालु का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ भी होता है और क्या होता है? तालु भी होता है। क्योंकि जो कंठ तालु है इसमें अपन 2 स्वरों को शामिल करते हैं, एक तो अपना ए और एक अपनी आई। तो जो ए है इसका प्रयोग अपन जानते हैं कि जो अपन गुण संधि में, गुण संधि का जो नियम है कि ए प्लस ई मिलकर ए हो जाती है, उसी प्रकार यहाँ ए का अगर अपन निर्माण करें तो ए का निर्माण ए प्लस ई से मिलकर हुआ है। तो जो ए का उच्चारण स्थान है वो तो कंठ है, लेकिन ई का उच्चारण स्थान वो क्या है? तालु है, इसलिए इसको ए को अपन कंठ तालु कहते हैं। इसके बाद आई की बात करें तो आई का निर्माण कैसे हुआ है? एक तो ए प्लस ए से मिलकर क्या वो बनी है? अपनी आई बनी है। तो ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। और ए का स्थान तालु होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कंठ तालु। इसलिए अपने को याद रखना है 5वां प्रकार उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ तालु कि वे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से करते हैं उसे कंठ तालव्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, ए और आई। इसके बाद अपन 6 नंबर पे पढ़ेंगे कंठोष्ठ स्वर। कौन से स्वर पढ़े? कंठोष्ठ स्वर। कंठोष्ठ स्वर किसे कहते हैं? कि वे स्वर जिनका उच्चारण कंठ और होष्ठ दोनों से होता है। कंठ और किससे होता है? होष्ठ दोनों से होता है, उसे अपन कंठोष्ठ स्वर कहते हैं। अब यहाँ कंठोष्ठ की बात करें तो अपने कंठोष्ठ स्वर 2 होते हैं, एक तो ओ होता है और एक अपना औ होता है। जो ओ का निर्माण है वो ए प्लस ऊ से मिलकर हुआ है।
ए प्लस ऊ से मिलकर किसका निर्माण हुआ, ओ, इसलिए ओ को अपन क्या कहते हैं, कंठोष्ठ। औ का निर्माण ए प्लस ओ से मिलकर किसका निर्माण हुआ है, औ का निर्माण हुआ है। इसलिए ये 6 प्रकार अपन पढ़े हैं, वो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के प्रकार पढ़े हैं। अब अपना जो वर्ण पढ़ रहे थे अपन, वर्ण में 2 प्रकार पढ़े थे अपन। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, एक तो अपना स्वर होता है और एक अपना व्यंजन होता है। तो अपन जो स्वरों के प्रकार थे वो 5 प्रकार पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करते हैं इसमें व्यंजन की। देखो आगे अपन सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे वर्ण के भेद में। सेकंड नंबर पे जो भेद आएगा वर्ण का वो अपन पढ़ रहे हैं व्यंजन। व्यंजन व व्यंजनों के व्यंजन के प्रकार। व्यंजन व व्यंजन के प्रकार। व्यंजन व व्यंजन के प्रकार। तो अपन 1 नंबर पे स्वर के कंप्लीट पढ़ चुके हैं। स्वर कितने होते हैं, स्वरों की संख्या पढ़ लिए, स्वरों के प्रकार पढ़ लिए, उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ लिए, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर पढ़ लिए, अपनी जीवा के आधार पर पढ़ लिए, मुखाकृति के आधार पर पढ़ लिए, अपने होस्ट की आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार पढ़ लिए। अब अपन बात करते हैं सेकंड नंबर पे व्यंजन की। व्यंजन की बात करते हैं, व्यंजन और व्यंजन के प्रकार। अब अगला सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो अपना व्यंजन शब्द अपने को दिख रहा है, इस व्यंजन शब्द में से अपनी यण संधि होती है, क्योंकि अपनी यण संधि का नियम यह है कि यण संधि में ये, व और र, इन तीनों वर्णों से पहले अगर कोई भी आधा वर्ण आ जाता है तो आपका ये है, ये से एक वाला वो तो ई में बदल जाता है, व ऊ में बदल जाता है और र आपका री में बदल जाता है। तो व्यंजन शब्द में सबसे पहली बात करें तो व्यंजन शब्द में अपनी संधि की बात करें तो व्यंजन शब्द में कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। इसके बाद अपन व्यंजन शब्द की परिभाषा की बात करते हैं। क्वेश्चन अपने को पूछता है कि व्यंजन किसे कहते हैं, तो अपनी व्यंजन की पहली परिभाषा, सबसे फर्स्ट परिभाषा यह आती है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्योंकि अपन अकेले व्यंजन का अपन उच्चारण नहीं कर सकते बिना स्वरों की सहायता के, इसलिए इसकी परिभाषा हो गई कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। यह इसकी अपन सेकंड परिभाषा के अनुसार बात करें तो होता है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर मुंह से वायु बाधित होती हुई बाहर निकलती है। कैसे निकलती है, बाधित होती हुई। अगर वायु स्वतंत्र रूप से निकलेगी तो वो स्वर कहलाएगा, और बाधित होती हुई बाहर निकलती है तो वो आपका क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। तो व्यंजन की पहली परिभाषा क्या हो गई कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं, और वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर मुंह से वायु बाधित होती हुई बाहर निकलती है उसे भी क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं व्यंजनों के प्रकार। लेकिन प्रकार से बात करने से पहले अपन व्यंजनों की संख्या की बात करेंगे कि अपने हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों के साथ साथ स्वर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अपना सबसे पहला क्वेश्चन अपना यही आता है, हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या। पहला क्वेश्चन अपना यह आता है, हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। बात किसकी कर रहे हैं अपन, मूल व्यंजनों की। यहाँ अपन कोई स्वर और वर्ण की बात नहीं कर रहे और कुल स्वरों की बात भी नहीं कर रहे, यहाँ हिंदी में मूल व्यंजनों की बात कर रहे हैं। जो अपने हिंदी में मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। अब अपना क्वेश्चन ये है भाई 33 मूल व्यंजन होते हैं, लेकिन 33 में कौन कौन से होते हैं मूल व्यंजन, तो आपको याद रखना है इसमें मूल व्यंजन में सबसे पहले 1 नंबर पे आता है वो अपना आता है स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन आता है, स्पर्श व्यंजन। 1 नंबर पे आता है अपना स्पर्श व्यंजन। तो भैया अपने जो इसमें स्पर्श व्यंजनों की संख्या है वो कितनी होती है, 25। सबसे पहले 1 नंबर पे कौन से व्यंजन आते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। इसके बाद में सेकंड नंबर पे इसी में अपने आते हैं वो आते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की बात करें तो अपने अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसके बाद में अपन थर्ड नंबर पे बात करें तो थर्ड नंबर पे आते हैं अपने ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन आते हैं, ऊष्म व्यंजन। अपने ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है,
4। इस प्रकार ये अपने कुल मूल व्यंजनों की संख्या हिंदी में वो कितनी हो गई 33। तो आपको याद रखना है कि हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। 33 में आपके एक नंबर पे स्पर्श व्यंजन पूछे तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो भी अपन प्रकार पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पे अंतस्थ व्यंजनों की बात करें वो भी कितने होते हैं 4। और थर्ड नंबर पे ऊष्म व्यंजनों की बात करें तो ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं 4। तो आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया कि हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या पूछे तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 33 होती है। इसके बाद में अपना अगला सेकंड क्वेश्चन आता है। आपका अगला क्वेश्चन आता है, इसमें आपको अगला क्वेश्चन अपना यह आता है, हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या, हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या, कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है, 39 होती है, 39। ठीक है, कुल व्यंजनों की बात कर रहे हैं, या कोई स्वरों की बात नहीं कर रहे हैं, कोई वर्णों की बात नहीं कर रहे हैं, या केवल अपन व्यंजनों की बात कर रहे हैं। पहले अपन बात कर रहे थे मूल व्यंजनों की। कौन से व्यंजनों की? मूल व्यंजनों की। अब अपन बात कर रहे हैं वो कुल व्यंजनों की बात कर रहे हैं। तो हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 39। अब 39 होती है कुल व्यंजनों की संख्या। कुल व्यंजन 39 कौन कौन से होते हैं? वही एक नंबर पे तो कौन से व्यंजन आएंगे अपने? एक नंबर पे तो कौन से आएंगे? स्पर्श व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन अपने हैं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या अभी अपन पढ़े थे। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, 25 में अपन बात करें तो आगे पढ़ेंगे कैसे मैं तक होती है, कैसे कहाँ तक होती है? मैं तक। ठीक है, तो कैसे मैं तक अपने कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन। यदि अपन सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पे अपने होंगे वो आपके आएंगे अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। अपने अंतस्थ व्यंजनों की संख्या पूछे तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। और 4 कौन कौन सी होती है? वो होते हैं ये, र, ल और वह। ये 4 कौन से व्यंजन होते हैं? अपने अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसके बाद अपन बात करें 3 नंबर पे, इसके बाद 3 नंबर पे आएंगे आपके ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है? 4। 4 कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका ये आ गया सशंकर, सषटकोण, ससिलेट और हैसे हल। ये 4 आपके व्यंजन हो गए। वो कौन से व्यंजन हो गए? ऊष्म व्यंजन हो गए। ठीक है, इसके बाद अपन 4 नंबर पे बात करते हैं। 4 नंबर पे आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 नंबर पे आते हैं संयुक्त व्यंजन। तो अपने हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है? 4। संयुक्त व्यंजनों में 4 कौन होते हैं? एक तो आपका क्षय, एक त्रे, गैसे ज्ञानी और आपका ये एक श्रेय। यानी स से क्षत्रिय, त्रि से त्रिशूल, गैसे ज्ञानी और ये श्रेय। ये 4 अपने कौन से व्यंजन होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। अपन पिछली क्लास में पढ़े थे कि हिंदी में कुल स्वरों, हिंदी में अपन संयुक्त स्वरों की बात करें तो संयुक्त स्वरों की संख्या तो 7 पढ़े थे। लेकिन आपको अगर संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछे तो संयुक्त व्यंजन कितने बताना है? 4। तो हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। अगर ऊष्म व्यंजनों की संख्या पूछे तो भी कितनी बताना है? 4। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है? 4। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। जो कहां से कहां तक होती है? कैसे लेकर कहां तक होती है? मैं तक। अब अपन यहाँ 33 और 4 कितने हो गए अपने? 33 और 4 हो गए 37। ठीक है, इसके बाद में अपन 5 नंबर पे पढ़ेंगे भैया, वो 5 नंबर पे पढ़ेंगे अपन उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? उत्क्षिप्त व्यंजन। 5वें नंबर पे आएगा उत्क्षिप्त व्यंजन। जो उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और उत्क्षिप्त व्यंजन अपने 2 होते हैं, एक तो ड और एक ये ढ। तो ड और ढ ये दोनों कौन से व्यंजन होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। इसलिए अपने कुल कितने हो गए? कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 39। तो आपको याद रखना है कि हिंदी में यदि मूल व्यंजनों की संख्या पूछे तो मूल व्यंजनों की संख्या तो 33 होती है। लेकिन हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या पूछे तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 39। जो भी अपन पढ़ चुके हैं कि हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। उसमें से स्पर्श व्यंजन पूछे तो कितने होते हैं? 25। अगर अंतस्थ व्यंजन पूछे तो कितने होते हैं? 4। अगर ऊष्म व्यंजन पूछे वो भी कितने होते हैं? 4। यदि संयुक्त व्यंजनों की बात करें वो भी कितने होते हैं अपने? 4। इसके बाद अपन उत्क्षिप्त व्यंजनों की बात करें तो ये कितने होते हैं अपने? 2 होते हैं। जो अपना होता है ड और ढ।
ड और ढ। भैया आपको ये याद रखना, अगर नीचे अपना जो नुक्ता लगा रहेगा वो तो उच्छित व्यंजन होगा, अगर नीचे नुक्ता लगा हुआ नहीं रहेगा तो वो अपना कौन सा व्यंजन होगा? स्पर्श व्यंजन होगा। जो अपन आगे पढ़ेंगे कैसे लेकर मैं तक, अपना ये व्यंजन है, इसको अपन वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। कौन से व्यंजन कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। भैया इसको वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अपन 5 वर्ग पढ़ेंगे, क, च, ट, त और प, यानी कैसे लेकर प तक, कैसे लेकर मैं तक, यानी 5 वर्ग होते हैं इसमें, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यानी कहने का मतलब है इसको वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अपन 5 वर्ग पढ़ेंगे। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे आपका च वर्ग है तो च वर्ग में भी कितने होते हैं? 5 होते हैं। ट वर्ग है तो ट वर्ग में भी कितने होते हैं? 5। त वर्ग है तो त वर्ग में भी कितने होते हैं? 5। और प वर्ग है इसमें भी कितने होते हैं? 5। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन था कि हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 39 होती है। अगला अपन थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन आता है हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 44 होती है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। ये क्वेश्चन अपने को 2 तरह से पूछता है। एक क्वेश्चन अपने को ये पूछता है कि देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। लेकिन यहाँ पर केवल आपको क्वेश्चन ये पूछे कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। ये इस क्वेश्चन को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि संयुक्त व्यंजनों को छोड़कर, कौन से व्यंजनों को छोड़कर? संयुक्त व्यंजनों को छोड़कर हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो वो कितनी होती है अपनी? 44। तो यहाँ अपन बात करेंगे हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। अब देखो इतनी देर के तो अपन केवल बात किसकी कर रहे थे? व्यंजन की। अब यहाँ बात आई है वर्ण की, तो वर्ण में आपका स्वर भी आएगा और वर्ण में आपका व्यंजन भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल वर्णों की संख्या की बात कर रहे हैं 44, लेकिन देवनागरी लिपि के अनुसार तो कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अब यहाँ 44 में कौन कौन से आएंगे? अब इसमें स्वर भी आएंगे और आपका व्यंजन भी आएगा। तो देखो सबसे पहले 1 नंबर पे बात करते हैं अपन स्वर की। तो इसमें जो स्वर होते हैं अपने, वो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। 11 कौन कौन से स्वर होते हैं अपना? जैसे ए आ गया, आ गया, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये अपने स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। अब कुल वर्णों की संख्या 44 की बात कर रहे हैं, उसमें स्वरों की संख्या तो कितनी होती है? 11। और इसके बाद सेकंड नंबर पे इसी में अपन बात करेंगे मूल स्वर। तो अभी अपन पढ़े थे कि अपने हिंदी में मूल व्यंजन, यदि मूल व्यंजनों की बात करें तो अपने हिंदी में अभी पढ़े थे मूल व्यंजन। तो मूल व्यंजन कितने थे अपने? 33। मूल व्यंजन कितने थे? 33। जो 33 में अपन 1 नंबर पे पढ़े थे वो तो कौन से व्यंजन पढ़े थे? 1 नंबर पे पढ़े थे स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। इसके बाद सेकंड नंबर पे पढ़े थे वो अपन पढ़े थे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, एक नंबर पे पढ़े थे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जो अपने स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। इसके बाद अपन सेकंड नंबर पे पढ़े थे वो अपन पढ़े थे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। इसके बाद अपन थर्ड नंबर पे पढ़े थे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या पूछे तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4। तो ये 33 तो आपके मूल व्यंजन हो गए, प्लस आपके 11 स्वर हो गए। इसलिए हिंदी में संयुक्त व्यंजनों को छोड़कर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन हो गया कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या पूछे तो कितनी बतानी है? 44। 44 में अपन वर्ण की बात कर रहे हैं यहाँ, तो वर्ण में आपका क्या आएगा? स्वर भी आएगा, प्लस आपका क्या आएगा? इसमें व्यंजन भी आएगा। स्वर भी आएगा और प्लस क्या आएगा? व्यंजन भी आएगा। तो अपने स्वरों की बात करें तो स्वरों की संख्या 11 होती है और मूल व्यंजनों की बात करें
करें तो इनकी संख्या 33 होती है, जिसमें से 25 तो स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन। तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया कि संयुक्त व्यंजनों को छोड़कर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 44 होती है। अगला देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अगला चौथा क्वेश्चन आता है अपना देवनागरी लिपि के अनुसार, देवनागरी लिपि के अनुसार, देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की, देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। अब ये 52 कौन कौन से होते हैं, कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अब यहाँ अपन बात कर रहे हैं वर्णों की, वर्ण में वही स्वर भी आएंगे और व्यंजन भी आएंगे। अगर अपन व्यंजन की बात करेंगे तो केवल व्यंजन आएंगे, स्वर की बात करेंगे तो केवल स्वर आएंगे, लेकिन वर्णों की बात करेंगे तो अपन स्वर भी आएंगे और व्यंजन भी आएंगे। तो देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी में कुल वर्णों की संख्या पूछे तो कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। अब 52 कौन कौन से होते हैं, एक नंबर पे तो आपके आएंगे स्वर, एक नंबर पे स्वर। तो भैया स्वरों की संख्या अभी अपन पढ़े थे 11, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। इसके बाद अपन सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे, वो अपन पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो अपने हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या अभी अपन पढ़े थे पिछली इसी क्लास में, पिछला टॉपिक। संयुक्त व्यंजनों की बात करें तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 39 होती है। स्वर 11 होते हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 39। इसके बाद अपन थर्ड नंबर पे बात करेंगे, वो थर्ड नंबर पे आएंगे आपके अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो अपना एक नंबर की बात करें तो एक नंबर पे आता है अपना स्वर। तो हिंदी में अगर स्वरों की संख्या की बात करें तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। इसके बाद अपन सेकंड नंबर पे बात करें संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन में अपने कुल संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछे तो कितनी होती है, 39 होती है। अब 39 में बात करें तो वही आ गए अपने 39 में अपने 33 तो कौन से आ गए, मूल व्यंजन आ गए, और अपने 4 कौन से आ गए, संयुक्त व्यंजन आ गए, ठीक है। और अपने 2 कौन से आ गए, उत्क्षिप्त व्यंजन आ गए। तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 39। और बात करते हैं थर्ड नंबर पे अयोगवाह वर्ण। तो अपने हिंदी में जो अयोगवाह वर्णों की संख्या होती है, वो अयोगवाह वर्णों की संख्या पूछे तो अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है, 2। अब 2 अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं, एक तो होता अपना अंग और एक होता आपका अह, यानी अंग और अह। इसको तो अपन बोलते हैं अनुस्वार, इसको तो क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और इसको अपन बोलते हैं विसर्ग, इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। इसको तो बोलते हैं अनुस्वार, इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। तो अपने हिंदी में यदि अयोगवाह वर्णों की बात करें तो हिंदी में अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 होती है, एक अपना अंग होता है और एक अपना अह। तो अंग तो किसको बोलते हैं, अनुस्वार को, और इसको अह को क्या बोलते हैं, विसर्ग। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन अपन सबसे फर्स्ट बात कर रहे थे अपन व्यंजन की। तो पहले तो अपन व्यंजन की परिभाषा पढ़े कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है, स्वरों की सहायता से, वो अपने क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। या सेकंड परिभाषा पढ़े थे अपन कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर अपने मुंह से वायु बाधित होती हुई बाहर निकलती है, उसे अपन क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। उसके बाद सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़े थे कि हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो अपने हिंदी में यदि मूल व्यंजनों की संख्या बात करें तो भैया मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जिसमें 33 में से 25 तो स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन, 25 तो स्पर्श व्यंजन जो कैसे लेकर मैं तक होते हैं। सेकंड नंबर पे 4 अपने होते हैं अंतस्थ व्यंजन और 4 अपने होते हैं ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पढ़े कि हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो कुल व्यंजनों की संख्या होती है, वो अपनी कुल व्यंजनों की संख्या की बात करें तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 39 होती है। कितनी होती है, 39।
कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 39। यह सेकंड नंबर पे कुल व्यंजन थे भाई, ठीक है ना, कुल व्यंजन। यदि अपन कुल व्यंजनों की बात करें तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 39 होती है, कुल व्यंजनों की संख्या 39। इसके बाद अपन कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है, जिसमें से आपके 33 तो क्या आ जाते हैं मूल व्यंजन आ जाते हैं, ठीक है। 4 अपने कौन से व्यंजन आ जाएंगे संयुक्त व्यंजन, और 2 अपने कौन से व्यंजन आ जाएंगे उत्क्षिप्त व्यंजन, जो अपने 2 होते हैं ड और ढ। इसके बाद अपन बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में अपन पढ़े थे कि हिंदी में संयुक्त व्यंजनों को छोड़कर कुल वर्णों की संख्या, तो कुल वर्णों की संख्या की बात करें तो कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है 44 होती है। कितनी होती है कुल वर्णों की संख्या 44। उसमें अपन 11 तो पढ़े थे स्वर और 33 पढ़े थे मूल व्यंजन, इसलिए कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई 44 हो गई। इसके बाद अपन चौथा क्वेश्चन पढ़े कि हिंदी में देवनागरी लिपि के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है 52 होती है। कितनी होती है 52। अब 52 कौन कौन से हो गए इसमें, देखो 52 कौन कौन से हो गए। अपन सबसे पहले स्वरों की बात करें तो स्वर कितने होते हैं 11। अगर कुल व्यंजनों की बात करें, ठीक है, यहां संयुक्त व्यंजन हो गया था, कुल व्यंजन याद रखना है। तो कुल व्यंजनों की बात करें तो कुल व्यंजन अपने होते हैं 39। कितने होते हैं 39। तो 11 और 39 कितने हो गए अपने 50 हो गए। इसके बाद 2 अपने होते हैं अयोगवा वर्ण। कौन से वर्ण होते हैं अयोगवाह वर्ण, 2 अयोगवाह वर्ण। इस प्रकार कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई 52 हो गई। अयोगवाह वर्ण अपने 2 होते हैं, एक तो अंग होता है और एक कौन सा होता है अह। तो ये अपन सबसे पहले तो पढ़े व्यंजन की परिभाषा, उसके बाद अपन व्यंजन कितने होते हैं क्या होते हैं उसके बाद। अब अगला अपन पढ़ेंगे व्यंजनों के प्रकार। तो देखो आगे अपन व्यंजनों के प्रकार पढ़ते हैं। इसमें अगली हेडिंग है अपने व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों के प्रकार में सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर 1 नंबर पे पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले 1 नंबर पे आते हैं अपने स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की यदि बात करें तो इनकी संख्या होती है 25 और कहाँ से कहाँ होते हैं कैसे मैं तक। कहाँ तक होते हैं कैसे मैं तक। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्पर्श क्या होता है। तो स्पर्श का अर्थ होता है छूना, कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर वायु मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। या तो कंठ को स्पर्श करती है, होस्ट को स्पर्श करती है, तालु को स्पर्श करती है, मूर्धा को स्पर्श करती है, तो वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छूना, कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यदि अपने हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 25 होती है, जो कहां से कहां तक होते हैं कैसे लेकर कहां तक होते हैं मैं तक होते हैं। जो आपके स्पर्श व्यंजन है, अगर इसमें अपन वर्ग की बात करें तो भैया स्पर्श व्यंजनों में वर्ग की बात करें तो स्पर्श व्यंजनों में कितने वर्ग होते हैं 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं 5 वर्ग। 5 वर्ग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो 5 वर्ग में सबसे पहले अपने 1 नंबर पे आता है क वर्ग। 1 नंबर पे कौन सा आता है क वर्ग। क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ और ये आपका घे। इसके बाद बात करते हैं च वर्ग। च वर्ग में आपका आता है च, छ, ज, झ और ये ट वर्ग। ट वर्ग में आपके आते हैं ट, ठ, ड, ढ और ण। त वर्ग। त वर्ग में आएगा त, थ, द, ध और न। अगला आता है अपना प वर्ग। प वर्ग में आएगा प, फ, ब, भ और ये म। ये अपने 5 वर्ग हो गए क वर्ग। 5 वर्ग कौन कौन से हो गए क, छ, ट, त और ये प।
क च ट त प, क च ट त प, ये अपने 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। इसलिए इनको स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो इसलिए स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। कौन से व्यंजन कहते हैं इनको? वर्गीय व्यंजन। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि कौन से व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन कहते हैं, तो स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अब आपको पता है इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें 5 वर्ग होते हैं, जैसे अपना क छ ट त और प, ठीक है। वर्ग तो 5 होते हैं, लेकिन अगर आपको वर्ण पूछें कि स्पर्श व्यंजनों में वर्ण या व्यंजन कितने होते हैं, तो वो आपको कितने याद रखने? 25। कितने याद रखने? 25। वर्ग 5 होते हैं लेकिन व्यंजन कितने होते हैं? 25। इसलिए इनको कौन से व्यंजन भी कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। कौन से व्यंजन कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं क वर्ग की। तो क वर्ग में अपने 5 वर्ण होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ और घ। इसके बाद है च वर्ग, च, छ, ज, झ और य। इसके बाद ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ और ण। इसके बाद त वर्ग, त, थ, द, ध और न। इसके बाद प वर्ग आता है, प, फ, ब, भ और म। तो ये अपना फर्स्ट प्रकार पढ़े अपन। पहला प्रकार व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, जो अपने हिंदी वर्णमाला में क से लेकर म तक होते हैं। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं, जैसे अपना क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। इस प्रकार 5 5 कितने हो गए वर्ग? अपने वर्ग पूछे तो 5, लेकिन अपने को व्यंजन पूछे या वर्ण पूछे तो कितने हो गए अपने? 25। तो ये सबसे फर्स्ट प्रकार अपन पढ़े थे स्पर्श व्यंजन। अब सेकंड नंबर पे अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। दूसरा प्रकार आता है अपना व्यंजनों का, उसमें दूसरा प्रकार पढ़ेंगे अपन अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। इसी के साथ आता है वो आपका थर्ड नंबर पे आएगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। देखो उधर अपन पढ़े थे स्पर्श। स्पर्श शब्द का अर्थ होता है छूना, कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर वायु मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। लेकिन यहाँ अंतस्थ व्यंजन है, वो किसके मध्य स्थित है? ये स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन दोनों के मध्य स्थित है, इसलिए इनको कौन से व्यंजन कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है बीच में। कहाँ पर? बीच में। अंतस्थ यानी होता है बीच में। तो अपने अंतस्थ व्यंजनों की संख्या अपन पढ़े थे 4। कितने पढ़े थे? 4। अपने अंतस्थ व्यंजनों को यदि बात करें तो एक हिंदी संस्कृत के ज्ञाता थे पाणिनि। कौन थे भैया? ये पाणिनि। इस पाणिनि ने ये कहा था कि जो आपके अंतस्थ व्यंजन हैं, इन अंतस्थ व्यंजनों को यण नाम दिया। क्या नाम दिया था? यण नाम दिया था। तो आपको याद रखना है, इसीलिए आपके जो यण संधि का नाम है वो यण संधि पड़ा था, क्योंकि इसमें अंतस्थ व्यंजन ये, व, र और ल इसका प्रयोग किया जाता है, ये व ल वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यण संधि का नाम देने वाले अगर संस्कृत आचार्य पूछे तो वो भी कौन थे? पाणिनि थे। कौन थे? पाणिनि। अब अपने अगर अंतस्थ व्यंजनों की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। ये अपने, ये तो आपका याद रखना है, ये जो क्रम है अपना, ये क्रम है वो हिंदी वर्णमाला के अनुसार है। किसके अनुसार है? हिंदी वर्णमाला के अनुसार। लेकिन यण संधि के अनुसार बात करें तो यण संधि के अनुसार इसका क्रम हो, यण संधि के अनुसार ये, व, र और ल। लेकिन हिंदी वर्णमाला के अनुसार इसका क्रम है ये, र, ल और व, ये र ल व। ये अपना हिंदी वर्णमाला के अनुसार क्रम है, ये यण संधि के अनुसार क्रम है। तो इसके दोनों क्रम आपको याद रखना है। हिंदी वर्णमाला में तो ये, र, ल और व आता है, यण संधि में ये, व, र और ल आता है। लेकिन ये आपको 4 वर्ण याद रखने हैं, जो अपने कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इनमें अंतस्थ व्यंजनों में से आपके 2 व्यंजन हैं, एक तो ये और एक व। इस ये और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। कौन से स्वर कहा जाता है? अर्ध स्वर। देखो इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, आपको केवल इतना ही याद रखना है कि कौन से 2 अंतस्थ व्यंजन ऐसे हैं जिनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो आपके 2 अंतस्थ व्यंजन है, एक तो आपका ये और एक आपका व। इन दोनों को कौन से व्यंजन भी कहते हैं अपन? अर्ध स्वर भी कहते हैं, व्यंजन नहीं। इनको कौन से स्वर कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। वैसे तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या तो 4 होती है, ठीक है। इन चारों को नाम पाणिनि ने नाम दिया था, वो यण नाम दिया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? यण संधि। लेकिन इन 4 में से 2 वर्ण आपके, 2 स्वर आपके ऐसे हैं, यस, ए, ये और व। इसको क्या नाम, इसको क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसके बाद अपन थर्ड नंबर पे बात कर रहे थे, वो अपना व्यंजन का प्रकार था ऊष्म व्यंजन।
कौन सा व्यंजन था? ऊष्म व्यंजन। देखो यहाँ ऊष्म शब्द का अगर बात करें तो ऊष्म शब्द का यदि शाब्दिक अर्थ पूछे तो इस ऊष्म शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। क्या अर्थ होता है? ऊष्म शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। तो इसकी परिभाषा है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। कैसे निकलती है? घर्षण करती हुई, यानी रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है। वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अपने ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अपने हिंदी में यदि ऊष्म व्यंजनों की बात करें तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका सबसे पहले आता है वो आता है आपका सशंकर, आपका आता है सशंकर, सषटकोण, ससिलेट और है से हल। ये आपके 4 व्यंजन होते हैं। वो कौन से व्यंजन होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ऊष्म व्यंजनों के यदि दूसरा नाम पूछे तो भैया ऊष्म व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। कौन से व्यंजन कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। तो ध्यान रखना है, सबसे पहला अपन ऊष्म व्यंजनों के व्यंजनों के प्रकार पढ़ रहे थे, उसमें अपन 3 प्रकार पढ़े आज। सबसे पहला प्रकार पढ़े वो पढ़े स्पर्श व्यंजन, जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। दूसरा प्रकार पढ़े अंतस्थ व्यंजन, उसकी संख्या कितनी होती है? 4। और तीसरा प्रकार पढ़े ऊष्म व्यंजन, जिसकी भी संख्या कितनी होती है? 4। ऊष्म व्यंजनों को बात करें तो इनको अपन संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय अपने मुंह से वायु रगड़ खाती हुई, घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। और इनकी संख्या 4 होती है, सशंकर, सषटकोण, ससिलेट, है से हल। अब आगामी अपन इसमें चौथा प्रकार पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।